खड़ी हो गई अपने को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करते हुए भी कहने, केवल और केवल बीजेपी को अटैक करने में, तो मुझे लगा कि इसमें तो बेईमानी है, क्योंकि ये फिर पार्टीबाजी हो रही, ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही। और इतना बढ़ा चढ़ा के क्रिटिसाइज जिस तरह हो रहा था, खास करके वाजपेयी जी को तो फिर भी थोड़ा लिहाज कर देते थे, पर नरेंद्र मोदी के पीछे जिस तरह ये पड़े, उससे मुझे खटका लगने लगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब मैंने ये अध्ययन शुरू किया तो मैं नरेंद्र मोदी को 2 मिनट के लिए भी कभी नहीं मिली थी, नमस्ते तक भी हमारा रिश्ता नहीं था। दिसंबर 2012 में मैंने तय किया कि मुझे अध्ययन करना है, तब तक मैं नरेंद्र मोदी से 1 मिनट फ़ोन पे या किसी भी रूप में नहीं मिली थी, ना ही मैं बीजेपी की कभी मेंबर रही हूँ। हाँ, मेरे बहुत से दोस्त कांग्रेस में ज़रूर रहे हैं, क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट मानी जाती हूँ और इन इश्यूज़ में बहुत, तो कांग्रेस पार्टी ज़रा रिश्ता रखती है लेफ़्ट लोगों के साथ, पर मैं पार्टी के साथ कभी नहीं मिली। और पार्टी ने जब भी, कांग्रेस पार्टी ने जब भी ज़्यादती की, 1984 का दंगा, ये दंगा, वो दंगा, मेरठ, तो मैंने दिल खोल के क्रिटिसाइज़ किया उनकी हरकतों को, उनके खिलाफ कैंपेन किया, क्योंकि मुझे लगा कि देश तोड़ने की राजनीति कांग्रेस पार्टी खेल रही है। तो इसी तरह से निष्पक्ष रह के मेरा प्रयास जीवन का यही रहा है कि जो भी बात करूं निष्पक्ष रह के करूं। किसी ने अच्छा काम किया है तो अच्छा भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए मुझे, चाहे मुझे वो अच्छा लगता हो या ना। तो जब इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए, और खासकर जब एनडीए सरकार गिराने के बाद, आपको याद होगा पूरी मुहिम कैंपेन चलाई कि अमेरिका में वीज़ा न दिया जाए, उसका वीज़ा कैंसिल कराया। कहीं भी नरेंद्र मोदी को दुनिया में कहीं भी इनविटेशन आता, ये लग जाते थे इसको वीज़ा नहीं आने दो, ये तो क्रिमिनल है। ये मुझे बहुत बात दुख की लगी। एक तो ये कि मेरा मानना है कि हमारे घर की जो लड़ाई है हिंदुस्तान की, अगर मेरी शिकायत बाल ठाकरे से है, कांग्रेस पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से है, तो मुझे घर में रह के उनसे ये बात का समाधान करना है। अमेरिका में जाके नहीं, कनाडा में जाके नहीं, फ्रांस में जाके नहीं, इंग्लैंड में जाके, वो कभी हमारे पास आते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, हमारे लोगों को आप सुधारो या उनको गाली दो। पर ये जो एनजीओज़ की प्रक्रिया चली कि इंटरनेशनल कैंपेन चलाते हैं सारे देश को बदनाम करने के लिए, फासिस्ट है, बीजेपी फासिस्ट है, फासिस्टवाद चला रही है। अब मैं कभी बीजेपी की समर्थक नहीं थी, पर मैंने ये पूछना शुरू किया कि क्या फासिस्ट बात की, फासिज्म का मतलब पता है आपको? बीजेपी के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ कहीं दंगे नहीं होते, कांग्रेस के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ दंगे होते हैं, तो कौन एंटी मुस्लिम है बताइए ज़रा? हरकत से जाने जाएंगे कि ज़बान से जाने जाएंगे? आप कहो मैं सेक्युलर हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, आए दिन दंगे कराओ, तो मैं तो दंगाई उसी को मानूंगी जो दंगे करवाता है, जिसके शासन में दंगे होते हैं। जो दंगों को रोकता है उसको बदनाम करना, ये मेरी पहले तो लड़ाई शुरू हुई मेरे लेफ्टिस्ट दोस्तों के साथ, और ख़ासकर जब उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके अब हमारे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको मैं अच्छा नहीं मानती थी, तब मैं नरेंद्र मोदी की सहमति में नहीं थी, मैं सोचती थी ये खराब है, फिर भी मुझे लगा कि हमें घर की लड़ाई घर में ही तय करने हैं ये मुद्दे। विदेशों से जाके, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से जाके हमने नहीं कहना कि हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जलील करो। तो इसी तरह इनकी लड़ाई जब नरेंद्र मोदी के लेके ये बहुत से एनजीओ फुल टाइम एक ही काम रह गया, घर बार, उन्होंने तीसरा शेड्यूल वार्ड ने तो मुझे लगता है बच्चों को भी भुला दिया आपने, केवल नरेंद्र मोदी याद रह गया। सुबह से शाम मीडिया में CNN, IBN लो, NDTV लो, हर एक चैनल उसको सिद्ध करने के लिए तय हो गया। और ये तब जबकि कोई कोर्ट केस उसके खिलाफ नहीं है, किसी अदालत ने उसको एक FIR तक नहीं दर्ज हुई। जब ये बहुत हद तक बात पहुंचती गई और ये छोड़े ही नहीं, तो मैंने ये पूछना शुरू किया। बम्बई में दंगे हुए थे, किसी को याद है कौन चीफ मिनिस्टर था? याद है? किसी को याद नहीं। मेरठ मल्याणा में दंगे हुए, किसी को याद है कौन चीफ मिनिस्टर था?
दिल्ली में दंगे हुए, किसी को याद है कौन था? नहीं। असम में दंगे हुए अभी 2012 में, 4 लाख लोग बेघर हुए, हिंदू मुसलमान दोनों, किसी को याद ही नहीं है उन दंगों का। तीस्ता को भी, हाँ सॉरी गोगोई, अभी वो बहुत ताज़ा है इसलिए, पर किसी से पूछो ना, बम्बई का किसी को याद नहीं, मेरठ मलियाना का याद नहीं, हैदराबाद के दंगे कब किसके अंडर हुए किसी को याद नहीं। एक नरेंद्र मोदी याद है, और कभी किसी ने नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को जेल भेजो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तहकीकात होनी चाहिए, जो मेरा मानना है दंगे हों तो रिगरस तहकीकात होनी चाहिए, उसकी बात इन्होंने नहीं की। नरेंद्र मोदी को बस जेल में डालो, तो इसलिए ऐसा लगने लगा कि दाल में बहुत कुछ काला है। और ख़ासकर जब 2010 में शायद एसआईटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, आप जानते हैं उसके बारे में? कितने लोगों ने देखा या पढ़ा एसआईटी की रिपोर्ट को? 1 2, चलो सुना। अभी देखिए कितना दुख की बात है, इस आदमी को जलील करने, उसको मास मर्डरर, उसको मुसलमानों का कत्लेआम करने की कितनी चर्चा हुई। एक भी टीवी चैनल की चर्चा आज तक नहीं हुई कि एसआईटी रिपोर्ट ने क्या कहा, किस आधार पर नरेंद्र मोदी को बिल्कुल निर्दोष पाया। क्यों नहीं हुई चर्चा, ये बताइए। वो तब ये एसआईटी कोई नरेंद्र मोदी की बनाई हुई नहीं थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने एसआईटी की नियुक्ति की, पहले तो जिस कंप्लेंट पर की, वो भी आप मेरी अगली किताब में पढ़ेंगे, इतनी बोगस कंप्लेंट है कि डूब मरना चाहिए कि उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जजेस भी पटाए हुए थे, जज आफ्ताब आलम वगैरह वगैरह। ये नरेंद्र मोदी के फेवर के जजेस नहीं थे, नरेंद्र मोदी के विरोधी जजेस थे, कांग्रेस के फ्रेंडली जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने एसआईटी की नियुक्ति की। फिर 5 साल तक एसआईटी जब काम करती रही, तो जो ऑफिसर चुने गए, आपको मालूम है, वो तीस्ता सेटलवाड की मर्जी से चुने गए। उससे पूछा गया ये अफसर ठीक है ना, उसने हाँ कही तो वो अफसर चुने गए, जिसमें हेड थे उसके मिस्टर राघवन, जो सीबीआई के भी हेड रह चुके हैं। और किसी से भी आप पूछ लीजिए, मिस्टर राघवन जो आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे, उनके बारे में सभी बोलेंगे बहुत निहायत ईमानदार अफसर रहे हैं, कोई दाग नहीं है, और कांग्रेसी परिवार से हैं, कांग्रेसी परिवार से हैं, वो पुराने फ्रीडम फाइटर परिवार से। सो बीजेपी से भी कोई उनका रिश्ता नाता नहीं है। फिर भी 5 साल मेहनत की। वैसे ये 6 महीने में रिपोर्ट तैयार होनी थी, पर तीस्ता सेटलवाड लटकाती गई, और जब उसे दिखने लगा कि मिस्टर राघवन और उसकी टीम नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं करार कर रहे झूठे बयानों के आधार पर, बल्कि एसआईटी रिपोर्ट में केवल यही नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी निर्दोष सिद्ध हुए, साथ में एसआईटी रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनाई गई, उसमें यह भी आया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने गवाह खड़े किए, संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, श्री कुमार आईपीएस ऑफिसर वगैरह वगैरह, जितने गवाह खड़े किए गए वो सब झूठे ही नहीं, सिर्फ झूठे नहीं निकले, बदमाश भी निकले। उनका अपना पास्ट इतना क्रिमिनल है, और कांग्रेस पार्टी और तीस्ता सेटलवाड को एक भी ईमानदार अफसर गुजरात में अभी तक नहीं मिला जो उसके लिए गवाही दे। सब बदमाश अफसर, एक के बाद एक, मैं तो कहती हूँ रोग्स गैलरी। और मेरी एक किताब आने वाली है जिसमें इनके सारे हीरो, जिनके आधार पर जिस तरह की इन्होंने फर्जी एप्लीकेशंस, फर्जी एफआईआर, फर्जी केस दर्ज किए, और कैसे लोग लेके आए, उनका क्या इतिहास है, उस पर भी पूरी एक किताब आने वाली है। इन कुछ लोगों के बारे में मानुषी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, हीरोज़ ऑफ द सेक्युलर ब्रिगेड करके
2-3 मैंने आर्टिकल छापे हैं, श्री कुमार, संजीव भट्ट वगैरह, प्रदीप शर्मा का भी पूरा इतिहास इकट्ठा किया है। तो उन्होंने चीस्टा सेटलवाड के गवाहों को, जो मीडिया में मनोज मित्ता टाइम्स ऑफ इंडिया के जो नामी पत्रकार हैं, कैसे उन्होंने झूठी गवाहियाँ मनगढ़ंत की, ये सब SIT रिपोर्ट में आया। फिर भी आप जानते हैं, फिर भी मास मर्डरर है, फिर भी दंगों का दोषी है, फिर भी कत्लेआम किया है वगैरह वगैरह, ये चलता रहा। तो इससे भी शक होने लगा कि इनको इसका मतलब सच्चाई जाने से कोई लेन देन नहीं है। इतने लोग सजा पा गए गुजरात में दंगों के दोषी, सैकड़ों लोग जेल में हैं, उससे भी टीस्टा का सिर पेट नहीं भरा। केवल नरेंद्र मोदी का खून चाहिए उसको, केवल नरेंद्र मोदी फांसी पर जाने चाहिए, उसके अलावा कोई एजेंडा है ही नहीं। यानी न्याय मिले ये एजेंडा नहीं है, मोदी सूली पर जाए, जेल में जाए, ये एजेंडा है। चाहे झूठ, चाहे फरेब, एक के बाद एक झूठ के ऊपर, आधार के ऊपर उसको हमेशा इन्होंने कोशिश की। तो इससे थोड़ा लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फिर भी क्योंकि मैं जानती नहीं थी गुजरात, सिर्फ SIT रिपोर्ट से मैं नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि कोई भी कह अरे पुलिस तो उनके हाथ में आ गई। और टीस्टा मालूम आपने, जानते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, SIT रिपोर्ट भी झूठी है, ये सारे बिक गए, अब दोबारा से एक और SIT नियुक्त करो और फिर से शुरू करो। यानी वो लटका रहे, उसके ऊपर कोई ना कोई टीवी पर आरोप लगाने के इनको बहाना मिलता रहे, यही चाहते। तो मैंने तय किया अब मैं जाके गुजरात में अध्ययन करना चाहती हूँ, क्या है नरेंद्र मोदी, क्या सच में इतना राक्षस है, इतना खराब कोई होता है क्या, और ये है तो कैसा आदमी। तो जब मैंने शुरू किया, जैसा मैंने बताया, मैं नरेंद्र मोदी को नहीं जानती थी और मैं अपने बलबूते पर ही तय किया कि इससे कोई ना बीजेपी का ताल्लुक है, ना गुजरात सरकार से मुझे कोई मदद चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। गुजरात सरकार को वो तो देने ही पड़ने थे, तो उसके लिए तो मैं गई सरकार से, पूछा ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जो स्टडी के लिए। पर साथ में मैंने तय किया कि मैं नरेंद्र मोदी के शासन काल का अध्ययन दंगों से शुरू नहीं करूंगी। नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, क्या शख्सियत है, क्या उसका DNA है, ये पता करूंगी वो पहले दिन जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसने क्या शुरुआत में क्या वायदे किए, क्या वो भड़काऊ था। क्योंकि मेरे लेफ्टिस्ट सारे दोस्त और कांग्रेसी यही बताते रहे हमें कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में बीजेपी और RSS ने भेजा ही एक काम के लिए था। उनके अनुसार वो काम था कि गुजरात को दंगों की और मिलिटेंट हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाओ। अच्छा, और हिंदुत्व शब्द का जिस तरह कांग्रेस और लेफ्ट ने उसको हिंदुत्व और फासिज्म बिल्कुल जोड़ दिया है, जैसे ये सबसे मुझे हैरानी होती है। और मैं आप सबसे भी, क्योंकि आप कई लोग बीजेपी RSS से जुड़े हो, मैं जानना चाहती हूँ आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। ये तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज JS वर्मा बहुत लेफ्टिस्ट जज माने जाते हैं, उनकी बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है हिंदुत्व के बारे में, बहुत उन्होंने उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन माना, स्वीकारा और कहा कि ये कोई फासिज्म या कोई मुस्लिम विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ वगैरह। पर फिर भी बीजेपी जूते खाते रहते हैं, हिंदुत्व यानी फासिस्ट यानी कत्लेआम, मुझे तो हैरानी होती है। खैर, तो हमें यह बताया गया था कि ये तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी यानी दंगों की लेबोरेटरी बनाने के लिए बीजेपी ने और RSS ने गुजरात में भेजा है। तो कैसे पता किया जाए, वो तो SIT रिपोर्ट में नहीं आएगा कि किस दिमाग से गए थे नरेंद्र मोदी। तो मैंने अपने अध्ययन जो है अक्टूबर 7, 2001 से शुरू किया। उस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में। पहली क्या स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी की, फिर उसके बाद पहली क्या अनाउंसमेंट है। अक्टूबर 7, फिर अक्टूबर 10 को एक संदेश गुजरात के लोगों के नाम
वो सारे मैंने गुजराती से अनुवाद करने शुरू किए, पुरानी फुटेज निकाली वीडियो की, और मैं दंग रह गई ये देख के। जब मैंने ये इस अध्ययन में प्राथमिकता दी नरेंद्र मोदी के 4 महीने के वो काल को, जो कि गोधरा कारनेज से पहले का 4 महीने, अक्टूबर 7 से लेकर फरवरी 27 तक नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, उससे आपको पता चलेगा ये किस दिमाग से, किस मनस से नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली ही स्पीच जो मैंने इसमें कोट की है, पहला ही संदेश जो मैंने इसमें अनुवाद करके, मेरे पास हिंदी में भी ये किताब आ रही है, अंग्रेज़ी में तो है ही है, और मैं चाहती हूँ कि कोई कन्नड़ में भी करे, कई जगह अनुवाद भी हो रहा है। क्या मुख्य बातें निकलती हैं अगर आप पढ़ेंगे? मैं चैलेंज करके कहती हूँ, इस देश में कोई भी व्यक्ति वो पहले स्पीचेस को एक शब्द भी ऐसा निकाल दे जो भड़काऊ है, ये मुस्लिम विरोधी है या किसी जात के विरोधी है, तो मैं ज़िंदगी भर लिखना पढ़ना बंद कर दूँगी। एक शब्द भी कोई निकाल दे। बल्कि पहले दिन से नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू की बात करते हैं जैसे अभी भी वो 125 करोड़ इंडियंस की बात करते हैं। कभी नहीं कहते कि मुझे वोट दो हिंदू के नाम, मुझे वोट दो क्योंकि मैं बैकवर्ड कास्ट हूँ। कभी किसी कास्ट के विरोध में नहीं बोलते, कभी किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते, कभी किसी रीजनल ग्रुप, भड़काऊ बात एक भी पहले दिन से मुझे नहीं दिखी। 5 करोड़ गुजराती, गुजरात के गौरव के लिए हमें काम करना है, क्योंकि उस वक़्त अर्थक्वेक